चलिए सुनिए, लेंस किन किन पदार्थों का बना होता है? कोई भी पारदर्शी माध्यम हो जिसका लेंस बन सकता है। कांच का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है, पानी का भी बनता है, मिट्टी का नहीं बनता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन में था क्या? कांच था, प्लास्टिक था, पानी था, मिट्टी था। तो लेंस किसका नहीं होगा? पानी का लेंस होगा कि नहीं? चीनी के चाशनी के अंदर जो रसगुल्ला बड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्या है? वो लेंस होता है उसमें, लेंस के कारण। तो चीनी का चाशनी ना लेंस का काम करता है, जिसके कारण ना अंदर में क्या होता है, वह रसगुल्ला बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो कोई भी पदार्थ हो यदि वह पारदर्शी है तो उसका लेंस बनाया जा सकता है। अच्छा, लेंस जो बनाया जाता है उसके लिए भी एक विशेष प्रकार का सूत्र है, नियम है। उस सूत्र से लेंस तैयार किया जाता है किसी भी पारदर्शी माध्यम का। लेंस बनाने का जो सूत्र है वह सूत्र क्या कहलाता है? लेंस निर्मात्री सूत्र। लेंस निर्मात्री सूत्र होता है पावर। पी क्या है? पावर यानी कि क्षमता। समानुपाती होता है 1/f। तो अब इसको समानुपाती नहीं पढ़ के व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। पी व्युत्क्रमानुपाती 1/f समानुपाती म्यू व्युत्क्रमानुपाती 1/λ। अब इस सबको जानना है कि इसमें कौन चीज क्या होता है। पी क्या होता है? लेंस की क्षमता। एफ क्या होती है? फोकस दूरी। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। उस पदार्थ का अपवर्तनांक, जिस पदार्थ से लेंस बनाया जाना है उसका अपवर्तनांक। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। जिस पदार्थ का लेंस बनाया जाता है उस पदार्थ का तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात होना चाहिए कि इसका तरंग दैर्ध्य कितना है, उसी के हिसाब से लेंस बनता है। अब तरंग दैर्ध्य को अभी आगे हम सब बढ़िया से फिर से देखेंगे। इतना बात याद रखना है, लेंस निर्मात्री सूत्र क्या होता है, ई वाला लाइन, ठीक। उसके बाद अब कुछ लेंस से संबंधित मूल बातें जो इम्पोर्टेंट है नोट के रूप में, उसे हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी लेंस को उसके अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है, बोले तो हम अभी बताए कि भिन्न भिन्न प्रकार की पदार्थों से लेंस बनाया जा सकता है, और जो जो पदार्थ से लेंस बनाई जाएगी उन सभी पदार्थों का अपना अपना अपवर्तनांक होगा। तो यदि किसी भी पदार्थ का लेंस बना और उस लेंस को उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उससे कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ में यदि इस लेंस को रख दिया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से इस नोट में यही बात बताया गया है कि जिस पदार्थ का लेंस बना हो, मान लेते हैं कि कांचे का बना हो, तो कांच का कुछ अपवर्तनांक होगा। उस लेंस को क्या करते हैं कि हम पानी में डुबा देते हैं, पानी के पास भी अपना अपवर्तनांक है। अब यह देखना है कि कांच के अपवर्तनांक से पानी का अपवर्तनांक कम है या ज़्यादा है। तो कभी कभी स्थितियाँ यह होगी कि लेंस को जब दूसरे पदार्थ में रखते हैं जिसका अपवर्तनांक इससे कम होता है या ज़्यादा होता है या इसके बराबर होता है, तो उस लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला नोट में आपको बताया गया कि यदि किसी लेंस को उसके अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले तरल में, तरल बोले तो कोई द्रव पदार्थ होता है तरल में रखा जाता है, तो उसकी क्षमता घटती है। लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेंस की क्षमता घटती है। ये बात कल आपको बताए हैं कि जिसकी क्षमता कम होगी उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो क्षमता घटती है तथा फोकस दूरी बढ़ती है। एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक लेंस को उसके अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ में रखा जाता तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन दे देगा। उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसकी क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। तो इस तरह से 4 गो ऑप्शन दे करके तब नीचे विकल्प देगा 1 या 2, नहीं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 3 और 4, इस तरह से ऑप्शन रहता है ना।
तो वहां पर दो बातें हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्षमता घटेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी। अब दूसरी बात, सेम इसी बात को अब आगे क्या बताया गया, यदि किसी लेंस को उसके अपवर्तनांक के समान अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाए। इस बार क्या कहा कि जितना अपवर्तनांक का लेंस है उतना ही अपवर्तनांक के कोई दूसरा पदार्थ ले ले या तरल ले ले, और उसमें जब उस लेंस को डाला जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तब उसकी क्षमता शून्य हो जाएगी। आप लेंस जो हो जाएगा, लेंस वह अदृश्य हो जाएगा, मतलब वह लेंस नहीं कहलाएगा। लेंस कहने का मतलब किसी वस्तु को देख रहे हैं तो लेंस के माध्यम से देखेंगे तो या तो वो छोटा दिखाई देगा या नहीं तो बड़ा दिखाई देगा। लेंस से देख रहे हैं तो लेंस का प्रभाव उस पर पड़ेगा ना। लेकिन कोई लेंस अदृश्य हो जाता है, इसका मतलब उसकी पावर शून्य हो जाती है, उसकी क्षमता शून्य हो जाती है, वह लेंस अदृश्य हो जाता है, वह लेंस नहीं कहलाता। कांच है तो कांच है, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक है, वह लेंस का कोई व्यवहार उसमें नहीं रह जाएगा, वह लेंस जैसा कार्य नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब के समान अपवर्तनांक वाले कोई दूसरे माध्यम में या तरल में उस लेंस को रखा जाए, तब उसके क्षमता शून्य हो जाएगी, लेंस अदृश्य हो जाएगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। दूसरी कंसेप्ट। अब तीसरी कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि किसी लेंस को उसके अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है, जितना अपवर्तनांक लेंस का है उससे अधिक अपवर्तनांक वाले लेंस में या तरल में या पदार्थ में किसी लेंस को रख दिया जाता है, तो वह लेंस उल्टा कार्य करने लगता है। यानी कि उत्तल लेंस को ना हम कहीं रखे, उत्तल लेंस को कहीं रखे दूसरे तरल में या दूसरे पदार्थ में जिसका अपवर्तनांक इस उत्तल लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो वहां जाकर के ना ये लेंस अवतल जैसन काम करने लगेगा, वह विपरीत कार्य करने लगता है। तब विपरीत कार्य करता है मतलब उत्तल लेंस की जो कार्य करने की क्षमता है, जो गुण है, वह सारा गुण खत्म होकर के उसमें आ जाएगा अवतल वाला गुण। अवतल लेंस को यदि रखते हैं तो उसमें आ जाएगा उत्तल लेंस का गुण। समझ में आया। कोई लेंस कब विपरीत कार्य करना शुरू करेगा, जब उसे अपने अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले कोई तरल में डुबाया जाए या रखा जाए तो वह विपरीत कार्य करना शुरू करेगा। तो तीसरी घटना भी क्लियर हो गया कि यदि किसी लेंस को उसके अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले तरल में डुबाया जाता है तो वह लेंस विपरीत लेंस जैसा कार्य करने लगता है। ठीक है। अब आगे हम सब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो पानी में डुबाने से लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस की क्षमता घटती है या फोकस दूरी। ये बात तक 100% याद रहना चाहिए। क्षमता घटेगी, फोकस दूरी, और क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो कार्य करता है वह अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। खूब पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है। सेट प्रैक्टिस करने वाले लोग खूब बढ़िया से याद कर ले रहते हैं, अवतल लेंस जुबान पर भी रहता है। अब परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हवा के अंदर पानी का बुलबुला कैसन काम करता है, तो ओखनी सब न ई न समझता है कि दहिना से बायां, बायां से दहिना, बतवा एके गो माइंड में रहता है। अच्छा, पानी या हवा के बुलबुला अवतल लेंस, याद कर ले, मार देता है अवतल लेंस। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस जैसा, आ हवा के अंदर पानी का बुलबुला कहेगा तब उत्तल लेंस जैसा। यहाँ तक क्लियर है। अब टॉपिक क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण करने का मतलब क्या होगा। देखिए, वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है,
रंग, बहुत सुंदर बात, रंग। अब विक्षेपण मतलब क्या? बिखरना। विक्षेपण मतलब बिखरना। तब प्रकाश के रंगों को आपस में बिखरना ही क्या कहलाया? वर्ण विक्षेपण। अच्छा, ये बात सब लोग को पता है कि जो प्रकाश होती है वह कितने रंगों से मिलकर बनी हुई है? 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। तो हम लोग को 7 रंग की प्रकाश दिखाई देती है कि एक रंग की? एक रंग की प्रकाश दिखाई देती है। और जो प्रकाश हम लोग को दिखाई देती है वह प्रकाश कहलाता है श्वेत प्रकाश। कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश से कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। तो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की जो घटनाएं हैं, यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित है। अपवर्तन के कारण ही वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। और इस वर्ण विक्षेपण के दौरान हम लोग देखते हैं प्रकाश के सभी अवयवी 7 रंगों को। तो देखिए कैसे वर्ण विक्षेपण होती है। वर्ण विक्षेपण कराने के लिए पहले एक प्रिज्म की सहायता ली जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले प्रिज्म बनाते हैं। यह क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। और प्रिज्म जो है यह सघन माध्यम है। इतना तो हम आप लोग को एक पीछे की क्लास में भी बताए हैं। प्रिज्म कौन सा माध्यम? सघन। और यह बाहर की इधर की जो भी वातावरण है, जो हवा है, यह हवा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। इतना बात भी आपको पता है। ये प्रिज्म के बाहर इधर का माध्यम क्या होगा? यह भी विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। प्रकाश की किरणों को जब प्रिज्म पर लाया जाता है तो यह भी आपको पता है कि प्रिज्म में आने के बाद किरणों का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन प्रिज्म के आधार की ओर होती है। यहाँ भी क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, आपको इधर से एक श्वेत प्रकाश को ला करके दिखा दिए। यह प्रकाश की किरण है। कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश। जब प्रकाश वायु में है तब। अब यह प्रकाश यहाँ प्रिज्म में जब प्रवेश कर रही है तो सतह से क्या होगी? अपवर्तन की घटना। यदि अपवर्तित नहीं होती किरण तो यह सीधे निकल जाती कि नहीं? अपवर्तन की घटना के कारण यह किरण क्या होगी? यहाँ से थोड़ा सा विचलित होकर के इस तरह से जाएगी। समझ में आया ना? प्रिज्म में यह इस तरह से चली गई। जब यह प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो एक बार अपवर्तन और होगा ना? तो यहाँ से एक बार और अपवर्तन होगा तो किरण कैसे प्राप्त होगी? ऐसे प्राप्त होगी। जब यह प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अब विभक्त होएगी तो एक किरण तो यहाँ से दिखा दिए, दूसरा किरण यहीं से निकलेगी इससे थोड़ा सा नीचे से, और इसका अपवर्तन भी यहाँ से ऐसे होगा। इसी तरह से हम लोग को 7 किरण निकालना है और 7 को इस तरह से अपवर्तित करते हुए, हाँ, सब के सब आधार की दिशा में मुड़ते चली जाएगी। मतलब लग रहा है कि सभी किरण यहाँ पर आकर के मुड़ी है ना? तो यह अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा हुआ। अब देखिए, प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजरने के बाद जो प्रकाश की किरण अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है तो यही पूरी घटना कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है? क्या समझते हैं वर्ण विक्षेपण से? किसे कहते हैं? तो परिभाषा में लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश के किरणों को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना ही उसका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब सुनिए, इस 7 रंगों को ना एक सफेद पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। क्या चीज पर प्राप्त किया जाता है? इस सफेद पर्दा पर प्राप्त किया जाता है।
और यही पर्दा कहलाता है स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है या इसी को कहा जाता है वर्णपट। क्या कहा जाता है? वर्णों को यानी कि रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त किया गया तो वह पर्दा क्या कहलाया? वर्णपट कहलाया। अब जो 7 रंग यहाँ प्राप्त हुआ है, इन 7 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए VIBGYOR, इस 7 रंगों को कहा जाता है विब्जियोर। क्या कहा गया? विब्जियोर। इससे 7 गो रंग प्राप्त हुआ है। याद कैसे रखना है? एक एक लेटर अंग्रेजी वाला से जैसे हम सब याद रखे हैं विब्जियोर, उसी तरह से एक एक लेटर क्या हिंदी वाला से बै जा नी ह पी ना ला। याद रखने के लिए याद रखना है बै ज नी ह पी ना ला, बैजनी ह पीनाला, बैजनी ह पीनाला। इतना बात याद रखना है। अब यहाँ से मुख्य बातें 2 बातें और देखना है। सुनिए बउआ, ये जो प्रकाश की 7 रंग प्राप्त हुए, इन 7 रंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे ज्यादा होता है किसका? लाल का। और सबसे कम होता है बैगनी का। तो यहाँ से जो अभी हम लोग को 7 गो रंग प्राप्त हुआ है, इस 7 रंग जो प्राप्त हुआ है, यह 7 रंगों के न मिलने से बना है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश यह 7 के मिलने से न बना, तो इससे हम लोग एक और नाम दिए हैं क्या? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश में हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं उसे कहा जाता है दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह कितना होता है? तो याद रखेंगे 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच। याद हो गया? अच्छा, तो 4000 से 7500, तो 4000 एंगस्ट्रम किसका तरंग दैर्ध्य होता है? बैगनी का। जो सबसे नीचे है ना, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 4000। और जो सबसे ऊपर है ना, इसका होता है 7500 एंगस्ट्रम। 7500 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य किसका? लाल का। और बैगनी का तरंग दैर्ध्य 4000। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल का, सबसे ज्यादा लाल का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का। यहाँ तक क्लियर? अब सुनिए, विचलन से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? बैगनी का। इसका रास्ता यहाँ था, सबसे ज्यादा विचलित होकर के सबसे ज्यादा मूरी कौन? बैगनी। और सबसे कम मूरी है कौन? लाल। तब विचलन पूछेगा कि किसका सबसे ज्यादा होगा? बैगनी का। और सबसे कम लाल का। और तरंग दैर्ध्य पूछेगा कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका? लाल का। और सबसे कम किसका? बउआ जोर से बोला है ना, बैगनी का। ध्यान से देखो। अब सुनिए, एक बात और शमशेर जी, एक बात और। यदि कोई ऐसा प्रकाश हो जाए जिसका तरंग दैर्ध्य 7500 एंगस्ट्रम से अधिक हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अवरक्त प्रकाश। क्या कहा जाएगा? अवरक्त प्रकाश। देखिए, कहने का मतलब है लाल रंग हुआ रक्त के जैसा। लाल रंग कैसा होता? रक्त के जैसा। तो उसका तरंग दैर्ध्य 7500 है। और यदि कोई प्रकाश की किरण का तरंग दैर्ध्य
7500 से ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लाल होगा। अब बहुत ज़्यादा लाल कहने का मतलब बिल्कुल रक्त के जैसा लाल, तो उसे कहा गया क्या? अवरक्त प्रकाश। अब जो प्रकाश आ रहा है कैसा आ रहा है? रक्त के जैसा, बिल्कुल लाल, तो उसे कहा गया अवरक्त प्रकाश। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश कहलाते हैं अवरक्त प्रकाश। अब 7500 से कम वाला कहलाएगा दृश्य प्रकाश। 4000 से कम वाला यदि आ जाएगा तब उसे कहा जाएगा 4000 से कम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश को कहा जाता है पराबैंगनी प्रकाश की किरण। पराबैंगनी प्रकाश कहा जाएगा। 4000 से कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश पराबैंगनी, 4000 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश दृश्य प्रकाश कहलाएगी। और 7500 से अधिक एंगस्ट्रॉम की जो प्रकाश होगी वह अवरक्त प्रकाश होगी। वर्णों के मिश्रण मतलब क्या? कई एक रंगों का आपस में मिलना। और कौन कौन से रंगों के मिलने से कौन सा रंग तैयार होता है? सुनिए, अभी वर्णों के मिश्रण में हम लोग जानते हैं कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग, और दूसरे को कहा गया द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग। अब प्राथमिक रंग में कौन कौन होता है याद रखेंगे? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला। और द्वितीयक रंग में कौन होता है? पीला, मैजेंटा और सयान, जिसे हम लोग पीकॉक नीला भी कहते हैं। पीला, मैजेंटा और सयान। अब सुनिए, इन रंगों को हम लोग देखिए, कभी कभी आपसे पूछेगा कि ई और ई मिलाएंगे क्या बनेगा, ई दोनों को मिलाने से क्या बनेगा। कोई दो के मिश्रण से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी हम लोग एगो चित्र के माध्यम से देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म की सहायता लेते हैं। देखिए, ऊपर में होता है लाल, याद रखेंगे, ऊपर में होता है, जैसे कि अभी 7 गो रंग देखे थे तो 7 में सबसे ऊपर में कौन था? याद रखिए, ऊपर में होता है लाल, बायां तरफ होता है हरा और दाहिना तरफ नीचे होता है नीला। यह तीनों कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग। कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग। और यह तीनों रंगों के ना मिलने से ये लाल आके मिल जाएगा, हरा आके मिल जाएगा और नीला आकर के मिल जाएगा। ये तीनों रंगों के मिलने से जो रंग बनता है वह कहलाता है श्वेत प्रकाश। तीनों रंगों के मिलने से बनता है श्वेत प्रकाश। किन किन रंगों के मिलने से बना है? लाल, हरा, नीला। श्वेत प्रकाश किन किन रंगों के मिलने से बना है? लाल, हरा और नीला। अब सुनिए, लाल और हरा इन दोनों के मिलने से भी एक रंग बना है, वह कौन सा रंग है? पीला। लाल और हरा के मिलने से बना पीला। उसके बाद लाल और नीला को मिलने से बना है मैजेंटा। मैजेंटा। लाल और नीला के मिलने से बन गया मैजेंटा। हरा और नीला को मिलने से बना है सियान, जिसे हम लोग कहेंगे क्या? पीकॉक नीला। पीकॉक नीला। तो यह किसके मिलने से बना? नीला और हरा के मिलने से बना। एक ग्राफ को माइंड में याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाल और नीला के मिलने से कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा। लाल और हरा को मिलने से पीला, हरा और नीला को मिलने से पीकॉक नीला। इतना तक क्लियर हो गया? अब सुनिए, कभी कभी एक टाइप यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्या होता है? कहता है क्या कि एक रंग, कोई एक रंग दे देगा और उस रंग की कोई वस्तु को कोई दूसरे रंग के पारदर्शी माध्यम में देखने से उस वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा। यह भी टॉपिक बहुत सुंदर है, यहाँ से भी हम लोग इम्पोर्टेंट बातें समझेंगे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग के गुलाब को
हरे कांच में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर काला होगा। कैसा दिखाई देगा? तो कुछ व्यक्ति जो सेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वो ये बात याद रहता है उनके जुबान पर। आप लोग पूरा कॉन्सेप्टे को समझ लीजिए कि कौन से रंग को किस दूसरे रंगों में देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा, समझिए। उसके लिए एक छोटा फिगर आपको हम बताते हैं। एक बार फिगर यदि माइंड में सेट हो जाए तो फिर से कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देंगे, सबसे पहला वाइट ले लिए, उसके बाद रेड ले लिए, फिर से ले लेते हैं ग्रीन ले लेते हैं, और इसके बाद येलो ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं ब्लू ले लेते हैं, और बोलिए आइवरी ले लेते हैं, उसके बाद और बोलिए, हाँ और बोलिए, काय को कोई और रंग बच रहा है? ऑरेंज ले लेते हैं। चलिए, इतना सारे रंगों को हम ले लिए। यह सभी रंग का क्या है? कांच है। ध्यान से देखेंगे, इन सभी रंगों का कांच है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एक हरा रंग के कोई कपड़ा का टुकड़ा ले लिया या रुमाल ले लिए, हरा रंग के रुमाल ले लिए, और उस हरे रंग के रुमाल को व्हाइट रंग के कांच में ले जा करके रख देते हैं, तो वह रुमाल किस रंगों का दिखाई देगा? वह रुमाल हरा रंग का दिखाई देगा। एक बात और, वह हरा रंग के रुमाल को हरे रंग के प्रकाश वाले कांच में इसमें ले जा करके रख दिए। अब वह रुमाल कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। तो माइंड में कॉन्सेप्ट को एक बार में सेट कर लीजिए। जिस रंग का वस्तु हो उसे उसी रंग के कांच में ले जाएंगे तो वह अपना वास्तविक रंग दिखेगा। जिस रंग की वह वस्तु है वह उसी रंग में दिखेगा। कब? जब उसे उसी रंग के कांच में रखेंगे तब। एक बात और, कोई वस्तु जिस रंग की है वह अपना वही रंग में दिखेगा जब उसे सफेद कांच में रखेंगे तब। कहने का मतलब क्या है कि यदि उजला प्रकाश में यानी कि उजला कांच में, सफेद कांच में किसी वस्तु को हम रखेंगे तो हमारा वस्तु जिस रंग का है वह वही रंग का दिखाई देगा, और जिस रंग का वस्तु है उसे उसी रंग के कांच में ले जा करके देखेंगे तो वह वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि वह है। जैसे ही उसका अपना रंग और व्हाइट यानी कि सफ़ेद को छोड़ करके बाकी दूसरा किसी भी रंगों में ले जा करके देखेंगे तो वह काला ही दिखाई देगा। एक ही रिजल्ट है, वस्तु का रंग जो दिखाई देगा वह कैसा देगा? काला दिखाई देगा। क्या समझे इस बात से कि जिस रंगों की वस्तु है उसे उसी रंग के कांच में रखेंगे या सफेद कांच में रखेंगे तो वह उसी रंग का दिखाई देगा जिस रंग का वह वस्तु है, और अपना रंग या सफेद रंग को छोड़कर किसी दूसरे रंगों के कांच में ले जाएंगे तो वह हमेशा काला दिखाई देगा। अब यह कांच रहे या प्रकाश रहे, कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग देखे होंगे तो स्टेज के आगे भिन्न भिन्न प्रकार की रंगों की लाइट लगाई जाती है। सभी रंगों को कला प्रदर्शन करने वाले कलाकार के ऊपर जब बिखराया जाता है तो उसका रंग भिन्न भिन्न प्रकार के, वस्त्र का रंग भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देता है कि नहीं? कारण अलग अलग रंगों की प्रकाश जाएगी तो अलग अलग रंग दिखाई देगा। अच्छा, यदि कोई हरा रंग का कपड़ा पहने हुए कलाकार है और उस पर सफ़ेद लाइट जलाया जाएगा तो वह कपड़ा का रंग कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। यदि हरा प्रकाश ही जलाया जाए तब कैसा दिखाई देगा? हरा। और लाल प्रकाश जलाया जाएगा तो उस स्थिति में उसका कपड़ा का रंग काला दिखाई देगा। तो कंसेप्ट आप माइंड में सेट करके रखिए। किसी रंग की वस्तु को किसी रंग की प्रकाश में रखेंगे, उसका अपना रंग छोड़ करके और सफ़ेद प्रकाश को छोड़ करके बाकी दूसर रंग में गया, रिजल्ट प्राप्त होगा काला। क्लियर?
तो प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश की अपवर्तन, अपवर्तन की घटना में पढ़ लिए लेंस, लेंस के बाद पढ़ लिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण के बाद पढ़ लिए वर्णों का मिश्रण। कॉन्सेप्ट हम लोग का एक क्लास आज का कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश की दूसरी घटना को।